ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बेसिकली एमटीक्यू का पार्ट है, मल्टीटास्क क्वेश्चन जो होते हैं। बीसीडी को इज़ अ लार्ज ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, एक ट्रेडिंग कंपनी है और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या पूछी हुई है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स वैल्यू चेन विच ऑफ द मैनेजर्स इज इन्वॉल्व्ड इन अ प्राइमरी एक्टिविटी एज अपोज टू अ सपोर्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पर 4 मैनेजर्स उन्होंने बताए हुए हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि इन चारों मैनेजर्स में से कौन सा मैनेजर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एज पर विच मॉडल, वैल्यू चेन मॉडल। ये आपका वैल्यू चेन मॉडल है। वैल्यू चेन मॉडल हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ और दूसरी होती हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? वही जो पूरा आपका कॉस्ट फ्लो मॉडल होता है। पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होती हैं। इनबाउंड के क्या मतलब, आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, आप लेबर को हायर कर रहे हो, आप ओवरहेड्स अपने अरेंज कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस वही होता है जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, WIP। ये फैक्ट्री या प्रोडक्शन हो रही होती है। रॉ मटेरियल स्टोर रूम से लेते हो, फैक्ट्री में लेके आते हो और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो फिनिश गुड में। उसके बाद जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आउट बाउंड आता है। फिनिश गुड आ गया आपके पास, अब उस फिनिश गुड को आप रखते हो अपने स्टोर रूम में, उसको मैनेज करते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आती है उसमें। उसके बाद सेल करना होता है तो इसके लिए आप मार्केटिंग करते हो, क्योंकि सिर्फ फिनिश गुड बनाना काफ़ी नहीं होता, फिनिश गुड को सेल भी करना होता है। तो उसकी मार्केटिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, कस्टमर को आप सेल करते हो, चाहे वेबसाइट के थ्रू, चाहे फिजिकल आउटलेट के थ्रू एंड सो ऑन। और उसके बाद आपने आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है। उसने आपसे प्रोडक्ट ले लिया, कल को कोई मसला आया, फॉर एग्जांपल आप एसी सेल कर रहे हो, कल को मसला आया या वो एसी इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, इंस्टॉल हुआ कूलिंग नहीं कर रहा, तो वो सेल के बाद भी अपने कस्टमर को आपने आफ्टर सेल सर्विस देनी होती है। ये हो गई सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब ये जो मेन आपका प्रोडक्शन या ऑपरेटिंग साइकिल होता है, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब की सब सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि फर्म में रिपोर्टिंग चैनल कैसा है, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी हमने आगे पढ़ने हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह। उसमें चेन ऑफ कमांड किस तरह से है, ये सारी टर्म्स हमें भी आगे चल के पढ़ेंगे। ये होता है बेसिकली फर्म का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है, टेक्नोलॉजी या कोई IT डिपार्टमेंट है आपका, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये परचेजेस वगैरह करता है आपके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मेन ऑपरेटिंग साइकिल से हटके जितने भी बाकी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो सब सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। रॉ मटेरियल परचेज करना, उसको कन्वर्ट करना फिनिश गुड में, उसको सेल करना और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। आफ्टर सेल सर्विस में अक्सर आप कस्टमर केयर भी ऑपरेट करते हो। जैसे जोंग या PTCL में आपको कोई मसला आता है तो आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करते हो, वो भी आफ्टर सेल सर्विस में आता है। तो ये इसको बेसिकली हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, BCD को इज अ लार्ज ट्रेडिंग कंपनी। पहला मैनेजर है स्टीव। स्टीव इज द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल एंड कंप्लायंस फंक्शन। तो स्टीव जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है, सपोर्ट एक्टिविटी? सपोर्ट एक्टिविटी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सपोर्ट एक्टिविटी में आता है। सो स्टीव तो नहीं है ऑप्शन। शीला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आफ्टर सेल सर्विस एंड हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ensuring that customers who have purchased goods from the company are fully satisfied. शीला जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्राइमरी एक्टिविटी है, सपोर्ट एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है, तो शीला जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। तो ये ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल। और देख लेते हैं। नेक्स्ट है सनी। सनी डील्स विद सप्लायर्स एंड नेगोशिएट ऑन द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री. He is also responsible for identifying the most appropriate supplier of plant and machinery for the factory. सनी जो है वो किस किस्म की एक्टिविटी कर रहा है?
सपोर्ट एक्टिविटी है, वेरी गुड। और किस किस्म की सपोर्ट एक्टिविटी? सप्लायर से डील कर रहा है, सप्लायर से नेगोशिएट कर रहा है, सप्लायर से जब हम मशीनरी वगैरह ले रहे हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रहा है। तो ये किस डिपार्टमेंट में होगा सपोर्ट एक्टिविटी में? वेरी गुड, प्रिक्योरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है स्टीव एंड सनी, ये दोनों के दोनों सपोर्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। सैम, सैम इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर, आईटी मैनेजर है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विद इन द कंपनी। ये आईटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किस किस्म की एक्टिविटी कर रहा है? ये भी सपोर्ट एक्टिविटी कर रहा है, और सपोर्ट एक्टिविटी में ये आईटी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली शीला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट? सोशियो कल्चर ट्रेंड्स कौन से होते हैं? सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी एट लार्ज में, कंट्री के अंदर जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, उनमें किस किस्म के ट्रेंड्स हैं? और कल्चरल ट्रेंड्स किस किस्म के हैं आपके कंट्री के? तो कौन से सोशल ट्रेंड्स एंड कल्चरल ट्रेंड जो हैं वो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को इफेक्ट करेंगे? मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, ये की टर्म है इसमें, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। ओके, इसको जरा और मर्ज कर लेते हैं। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को कौन से सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन है इंक्रीजिंग एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। कंट्री में एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा हो रही है, क्या ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात कर लो, पाकिस्तान में एथनिक क्या हो सकता है कि ये बंदा जो है ये पठान है, ये बंदा सिंधी है, ये बंदा बलोची है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पश्तो स्पीकिंग है, ये एथनिक डाइवर्सिटी है। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या हो सकती है? ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये होती है बेसिकली रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब जो बिजनेस है ना, कोई भी जो बिजनेसेस हैं कंट्री में, वो बेसिकली कंट्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। उनको जब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, उनको जब एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ कहीं बाहर से उड़ के तो नहीं आते, वो कंट्री से ही आएंगे। अब कंट्री में अगर रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, तो जो आपके मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हैं उनमें भी ऑटोमेटिकली रिलीजियस डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। आपके ऑफिस में भी अगर कंट्री में मुसलमान ज़्यादा हैं तो ऑफिस में भी मुसलमान ज़्यादा होंगे। कंट्री में सिख जो हैं अगर वो माइनॉरिटी में है लेट्स से, तो ऑफिस में भी माइनॉरिटी में होंगे, हिंदूज क्रिश्चियन सब इस तरह होंगे। तो जो कंट्री की पॉपुलेशन होगी उसी तरह मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के एम्प्लॉयज़ की डाइवर्सिटी भी होगी। सो यस, ये नंबर वन जो है ये आपके ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। एग्री विद दिस? ओके। नंबर टू है फॉलिंग बर्थ रेट्स। ये इफेक्ट करेगा फॉलिंग बर्थ रेट्स? फॉलिंग बर्थ रेट्स का क्या मतलब है? फॉलिंग बर्थ रेट का मतलब ये है कि यंग जनरेशन जो है वो कम पैदा हो रही है। ये मोस्ट ऑफ दी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उनमें ये प्रॉब्लम आजकल चल रही है, क्योंकि वहाँ पर शादियों वगैरह का इतना कल्चर नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्थ रेट्स जो है वो फॉल करना शुरू कर देती हैं, यंग जनरेशन जो है वो कम होती है। पाकिस्तान में हमें ये इशू नहीं है। पाकिस्तान में जो है हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, ये जो टीन एजर्स हैं, उनकी उनका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ओल्ड पॉपुलेशन। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यंग जनरेशन कम है, और जो ओल्ड या एज लोग हैं या सीनियर सिटीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सारा इन्हीं लोगों से तो आएगा। तो अगर आपको यंगस्टर्स ही नहीं मिल रहे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको जो एज पॉपुलेशन है उनसे काम चलाना पड़ेगा, उनसे हायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी आपके मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को, ऑलमोस्ट सब बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा। क्लियर विद दिस? इसके बाद है थर्ड, फोकस ऑन ग्रीन इशू। अगर लोग जो हैं वो इन्वायरमेंटल इश्यूज की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं,
ग्रीन इश्यूज या इन्वायरमेंटल इश्यूज की तरफ लोगों का कंसर्न बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या ये बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा? कैसे करेगा? कोई भी आइडिया लगाओ, कोई इसका राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, जो समझ में आ रहा हो बताओ। इन्वायरमेंटल इश्यूज देखो, अब यूरोप वगैरह में या यूएस वगैरह में लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्रेंडली हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न है उनको। पोल्यूशन वगैरह, गंदगी वगैरह उनके बहुत अगेंस्ट है। नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, जिस किस्म की भी पोल्यूशन है। अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज को लोग इतना सीरियस इश्यूज नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, घंटों घंटों बिजली नहीं आती, खाने की चीज़ें महंगी मिल रही हैं, तो हमारे लिए इन्वायरमेंटल इशू इतना टॉप प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं। अब वहाँ पर अगर बिजनेसेस जो हैं वो ग्रीन पॉलिसी अगर अडॉप्ट करते हैं, वो अपने कस्टमर्स को बताते हैं, कंज्यूमर्स को बताते हैं कि हम जो है इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे वेस्टेज कम हो, एग्रीकल्चर लैंड को कम नुकसान मिले, और जो इश्यूज हैं इन्वायरमेंट को हम इफेक्ट नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करवा रहे इन्वायरमेंट में, तो ये सारे क्या हैं? इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। तो बाहर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ग्रीन पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो हैं ऐसे बिजनेसेस को पसंद नहीं करते जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी बाय नहीं करते। तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल या ग्रीन इश्यूज जो हैं, ये मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को सीरियसली इफेक्ट करते हैं। स्पेशली जहाँ पर आपके कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को पता चलता है कि आपकी बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, लोग आपके प्रोडक्ट बाय करना बंद कर देते हैं। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नंबर 4 है इंक्रीज इन सिंगल मेंबर हाउस होल्ड। जो सिंगल मेंबर, हर जो इंडिविजुअल मेंबर है घर का, उसकी इनकम बढ़ गई है। सो इंक्रीज इन सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, अगर लोगों की इंडिविजुअल इनकम बढ़ना शुरू हो जाए, तो क्या ये भी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अगर नहीं करेगा तो कोई वजह होगी ना। अच्छा, सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, आपको पॉकेट मनी मिलती है डेली की या हफ्ते की? हाँ जी, कितनी मिलती है आपको पॉकेट मनी? 10,000 हफ्ते की? अच्छा, मंथ की 10,000। अगर लेट सपोज कुछ हो जाए घर में, ठीक है, सबकी इनकम बढ़ गई, आपको महीने की 10,000 की बजाय फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए आपको पॉकेट मनी मिलना शुरू हो गई, तो आप क्या करोगे इन पैसों का? शॉपिंग करोगे। किस किस्म की शॉपिंग करोगे? बर्गर तो नहीं खाओगे ना जाके? 2 लाख? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कपड़े लोगे। कपड़े कौन से लोगे? सस्ते वाले? हाँ जी, कौन से महंगे वाले लोगी? हाँ, ब्रांडेड जो होंगे, मारिया बी हो गया, ये हो गया। अब ये क्या होता है, जब भी लोगों की इंडिविजुअल इनकम बढ़ती है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, तो लोग क्या करते हैं? लोग सस्ते प्रोडक्ट्स पे बाय नहीं करते, लोग सस्ती शॉपिंग नहीं करते। लोग शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन फिर ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा है, मैं नाइकी के कपड़े पहनूंगा, या मैं अच्छे शूज़ पहनूंगा, हाईलैंड के शूज़ पहनूंगा, टिम्बरलैंड के शूज़ पहनूंगा, 60-60 हज़ार का एक जूता है वो मैं पहनूंगा। तो ये क्या है बेसिकली, कि जब लोगों की इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज होगी, ये सब बिजनेसेस को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ उन बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा। अगर आपने नाश्ते में डबल रोटी खानी है फॉर एग्जांपल, वो तो तब भी आपकी इनकम कम है या आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आपने वो डेली नेसेसिटीज़ जो है वो तो पूरी करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आपने नाश्ता करना है, आपने लंच करना है, डिनर करना है, आपकी पॉकेट मनी 10,000 है महीने की या 10 लाख है, आपने वो तो करना ही करना है। लेकिन ये जो ब्रांडेड शॉपिंग है, ये सिर्फ तब आप करोगे जब आपको खुला पैसा मिलना शुरू हो जाए। एग्री विद दिस? सो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सस्ते प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, मिडिल क्लास के लिए भी बनाते हैं, और अमीरों के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो ये जो है सिंगल इंक्रीज मेंबर हाउस होल्ड, अगर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली बढ़ना शुरू हो जाए, तो जो बिजनेस लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन पे तो इफेक्ट करेगा, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जिसने मेडिसिन लेनी है, चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो तो मेडिसिन लेगा, वो तो उसकी मजबूरी है। क्लियर विद दिस? सो कौन सा ऑप्शन ठीक है?
ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 ओनली। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको बता रहा है कि आपने कैसे सोचना है। देखो F1 के लेवल पे ना, अब आप F1 पेपर पढ़ रही हो, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि नॉलेज होना एक चीज़ है, नॉलेज को अप्लाई करना दूसरी चीज़ है। ठीक है, आपको ये तो बुक में बता दिया है कि सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स क्या होते हैं, लेकिन अब आपने उसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे? फॉलिंग बर्थ रेट्स। फॉल अब इसको सोचो कि अगर फॉलिंग बर्थ रेट्स होना शुरू हो जाएगा, यंग जनरेशन कम होगी, तो उससे बिजनेसेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में आप ले लो, टीन एजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो टीन एजर्स को पसंद आए, क्योंकि वो मार्केट बड़ा है। अब पाकिस्तान में जो सीनियर सिटीजन्स है वो बहुत कम है, एवरेज लाइफ भी लोगों की कम है, 50-60 साल की एज में लोग जो हैं उसके बाद फौत होना शुरू हो जाते हैं। तो बिजनेसेस जो हैं वो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते जो 80 साल का बंदा यूज़ करे, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस को हमेशा इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह सोचना है आपने। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है 2.